जी। तो आज का जो टॉपिक है वो है एंडोस्पर्म भ्रूण कोश। इसमें किसी को कन्फ्यूजन होती है क्योंकि ये भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में बहुत फ़र्क है। हम लोग पढ़ चुके हैं भ्रूण कोश और अब भी पढ़ने वाले हैं वो भ्रूण पोष है। क की जगह प है, ठीक है। तो भ्रूण पोष क्या है, देखिए आपको नॉर्मल डिटेल बताता हूँ, यहाँ से लिखना कि द्वितीयक निषेचन के त्रिक संलयन, जो द्वितीयक निषेचन होती है, आपको एक चीज़ और बताना जरूरी हो गया है कि आप इसके पिछले वीडियो में जाइए, द्विनिषेचन में देखिए तो वहाँ पर एक नर युग्मक होता है और एक अंड कोशिका होती है और दूसरा नर युग्मक होता है और केंद्रीय कोशिका होता है। तो प्रथम नर युग्मक और अंड कोशिका के संलयन के फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है और द्वितीय नर युग्मक और केंद्रीय कोशिका के संलयन के फलस्वरूप क्या बनता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। तो यही को हमको पढ़ना है ना, कि द्वितीयक निषेचन के त्रिक संलयन के उत्पाद, जो द्वितीयक निषेचन की क्रिया होती है उस निषेचन के जो संलयन की क्रिया होती है तो उस संलयन को हम लोग त्रिक संलयन कहते हैं, क्योंकि इसमें कितने केंद्रक भाग लेते हैं, 3 केंद्रक भाग लेते हैं, ठीक है। तो द्वितीयक निषेचन के त्रिक संलयन के उत्पाद है ना, वह प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक पोषक ऊतक के रूप में बढ़ता है। ये से को काट दीजिए, ये से को काट दीजिए। आप क्या कर रहे हैं मेरे को कि द्वितीयक निषेचन के त्रिक संलयन के उत्पाद प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक पोषक ऊतक के रूप में बनता है तथा भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। ओके, भ्रूण को क्या प्रदान करता है बोलेंगे हम लोग, पोषण प्रदान करता है ना। यहाँ क्लियर करिए बात को कि द्वितीयक निषेचन के त्रिक संलयन के उत्पाद प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक पोषक ऊतक के रूप में बनता है। मतलब ये जो द्वितीयक निषेचन के जो उत्पाद है वो किसके रूप में बनता है बोला जा रहा है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक पोषक ऊतक ये के रूप में बनता है। वो जो उत्पाद है वो क्या बनता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है तथा भ्रूण को पोषण प्रदान करता है तथा प्रायः त्रिगुणित प्रकृति का होता है। त्रिगुणित प्रकृति का मतलब ट्रिप्लाइड, मतलब क्या होता है, इसमें एक्चुअली में 3 केंद्रक से बना होता है, इसलिए त्रिगुणित प्रकृति का होता है। ओके, यहाँ तक लिखिएगा है ना। आगे जो बता रहा हूँ उसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर सुन लीजिए। अनावृत बीजियों में मादक युग्मोद्भिद ही भ्रूणपोष के सदृश व्यवहार करता है। जो अनावृत बीजी होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं, उसमें जो मादक युग्मोद्भिद ही है, जो फीमेल गेमेटोफाइट है ना, वही फीमेल गेमेटोफाइट ही ने किसकी तरह कार्य करने लगता है, भ्रूणपोष की तरह कार्य करते हैं। लेकिन जो आवृत बीजी उसमें ना अलग से भ्रूणपोष बनता है ना, ठीक है। अनावृत बीजी में जो मादा युग्मोद्भिद है वही भ्रूणपोष की तरह कार्य करता है, लेकिन जो आवृत बीजी होते हैं उसमें ना भ्रूणपोष अलग से बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, ये हो गया भ्रूणपोष। क्या हो गया, भ्रूणपोष। अब चलते हैं हम लोग भ्रूणपोष के प्रकार में। तो भ्रूणपोष पे क्या क्या प्रकार है देखिए, पहले देखते हैं केंद्रीय भ्रूणपोष। केंद्रीय भ्रूणपोष है ना, तो केंद्रीय भ्रूणपोष किस में बताया है, प्राइमूलम देख लीजिए, उदाहरण है इसका, है ना। तो केंद्रीय भ्रूणपोष के बारे में बता रहा हूँ कि इस प्रकार के भ्रूणपोष के निर्माण में सर्वप्रथम त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक अनेक बार स्वतंत्र केंद्रकी विभाजनों के द्वारा, जो भ्रूणपोष केंद्रक है, एक्चुअली में भ्रूणपोष का निर्माण कहाँ से होता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जब विभाजन होगी तभी भ्रूणपोष का निर्माण होगा, ये भी याद रखना। तो इस प्रकार के भ्रूणपोष के निर्माण में सर्वप्रथम त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक अनेक बार स्वतंत्र केंद्र की विभाजनों के द्वारा, है ना, अनेक स्वतंत्र केंद्र की विभाजनों के द्वारा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको। इसको एक बार और देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर टिक लग गया था। तो इस प्रकार के भ्रूणकोश के निर्माण में सर्वप्रथम त्रिगुणित, क्या बोलेंगे, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक अनेक बार स्वतंत्र कोशिकीय, क्या बोला जा रहा है, स्वतंत्र कोशिकीय विभाजनों के द्वारा विभाजित होकर, यहाँ पर जो आगे का वर्ड है आप लोग को सुनना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मेरे पास PDF में अवेलेबल नहीं है।
है ना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। स्वतंत्र केंद्र की विभाजन के द्वारा क्या होता है, विभाजित होकर अनेक केंद्रक का निर्माण करती है। अनेक किसका निर्माण करती है, अनेक केंद्रक का निर्माण करती है। इसको रिपीट करके सुनिएगा, है ना। विभाजित हो जाती है और अनेक केंद्रक का निर्माण करती है। यह केंद्रक है ना, वो यह अनेक केंद्रक, ये मान जाए ये, ठीक है। इसमें अनेक केंद्रकों क्या करती है, निर्माण करती है। तो यह केंद्रक भ्रूणपोष के परिधि पर विन्यस्त होती है। परिधि तो आप जानते हैं, इसको बोलते हैं परिधि। ये भ्रूणपोष एक्चुअली में क्या है बोलेंगे हम लोग, भ्रूणपोष केंद्र, सॉरी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बोलेंगे इसको, ठीक है। तो क्या होता है कि जो अनेक केंद्रक बनते हैं और सभी केंद्रक होते हैं वो किसमें, भ्रूणपोष के जो परिधि होती है, भ्रूणकोष से कहाँ होती है, परिधि, उस परिधि में क्या हो जाते हैं, विन्यस्त हो जाते हैं, है ना। तत्पश्चात भ्रूणपोष के मध्य में एक केंद्रकीय रिक्तिका बनती है। यहाँ पर ये जो भाग उसमें क्या बनती है, केंद्रीय रिक्तिका बनती है। क्या बनती है, केंद्रीय रिक्तिका बनती है। कुछ समय पश्चात यह रिक्तिका नष्ट हो जाती है और इसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य भर जाती है। इस रिक्तिका में केंद्रक भी भर जाता है, रेड में करते हैं केंद्रक, इसको किस में करते हैं, नीला में। केंद्रक अंदर चल जाती है, क्योंकि यहाँ सब तरफ केंद्रक है ना, तो केंद्रक अंदर चल जाती है रिक्तिका में, और केंद्रक और कोशिका द्रव्य भर जाती है, ठीक है। इस प्रकार केंद्रक के चारों ओर कोशिका भित्ति का क्या हो जाता है, निर्माण होता है ना। केंद्रक के चारों ओर क्या होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। इसको हम लोग कौन सा भ्रूणपोष कहते हैं, केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं, ठीक है। दूसरा हम चलते हैं हम लोग कोशिकीय भ्रूणपोष। कौन सा भ्रूणपोष है, कोशिकीय भ्रूणपोष। इसको उदाहरण है कैंसजेरा। तो इस प्रकार के भ्रूणकोष का निर्माण प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका के प्रथम तथा सभी परावर्ती विभाजनों में, परावर्ती मतलब आने वाला, ठीक है। तो सभी परावर्ती विभाजनों में प्रत्येक केंद्र के विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन की क्रिया होती है। मतलब क्या होता है कि पहले प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में प्रथम तथा सभी परवर्ती विभाजनों में प्रत्येक केंद्र की विभाजन के बाद, मतलब ये जो कोशिका उसमें सबसे पहले केंद्र की विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, केंद्र की विभाजन होता है। और केंद्र की विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, ठीक है, जिसके कारण भ्रूणपोष प्रारंभ में अंत तक कोश की प्रकृति का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार के भ्रूणपोष से चुस्कांक प्रायः लगे होते हैं, ठीक है। तो चुस्कांक मतलब क्या होता है, वहाँ से वो ना खनिज पदार्थ है, जो भी पोषक तत्व है वो अपने में ले जाती है, उसको बोलते हैं चुस्कांक, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर कर लीजिए आप। इस प्रकार के भ्रूणपोष निर्माण प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका के, जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है उस कोशिका के प्रथम तथा सभी परवर्ती विभाजनों में प्रत्येक केंद्र की विभाजन के बाद, इस प्रकार का जो भ्रूणपोष का उसका निर्माण है वो किसके बाद बोला जा रहा है, जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है उस प्राथमिक भ्रूणपोष में प्रथम विभाजन और सभी विभाजन में प्रत्येक केंद्र की विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप या जिसके कारण भ्रूणपोष प्रारंभ से अंत तक कोशिकीय प्रकृति का प्रदर्शन ही कहते हैं। मतलब कोशिका के अंदर होती है क्रिया, है ना, इसलिए इसको कोशिकीय प्रकृति का प्रदर्शन करते हैं ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार भ्रूणपोष से चुस्कांक प्रायः लगे रहते हैं। तो यह कोशिकीय भ्रूणपोष। तीसरा हम चलते हैं हम लोग मध्यस्थ या हेलिबियल भ्रूणपोष, ठीक है, मध्यस्थ या क्या बोलेंगे उसको, हेलिबियल भ्रूणपोष। इस प्रकार के भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का पहला विभाजन, है ना, इस प्रकार के भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, देखिए भ्रूणपोष कहाँ से बनती है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से बनती है। तो इस प्रकार के भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का पहला विभाजन साइटोकाइनेसिस युक्त होता है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस क्या है, 11वीं पढ़ चुके हैं आप लोग। ये जो कोशिका का विभाजन होती है वो कैरियोकाइनेसिस होता है और साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस आप देख लीजिएगा, है ना। तो इस प्रकार के कोशिका विभाजन में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का पहला विभाजन साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोप्लाज्म मतलब साइटोकाइनेसिस मतलब पहले केंद्रक का विभाजन होता था, तो अभी साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कि कोशिका द्रव्य का विभाजन पहले होता है, ठीक है। हर विभाजन में केंद्रक का विभाजन पहले होता है, जानते हैं आप लोग, लेकिन साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, ठीक है, पहले, उसके बाद केंद्रक का होता है ना। तो इस प्रकार के भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का पहला विभाजन साइटोकाइनेसिस युक्त होता है, अर्थात दो कोशिकाएं बनती हैं। माइक्रोपाइलर या बीजाणुद्वारी प्रकोष्ठ अत्यंत बड़ी तथा चलाजल या निभागी प्रकोष्ठ अत्यंत छोटी होती है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिखना साइटोकाइनेसिस युक्त होता है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं इधर कि
बीजांडद्वारी या कोष्ठ तथा निभागी प्रकोष्ठ में, बीजांडद्वारी क्षेत्र तो आप जानते ही हैं, और निभागी क्षेत्र जलजल क्षेत्र भी जानते हैं आप लोग, बीजांड की संरचना देखे होंगे। तो बीजांडद्वारी तथा निभागी प्रकोष्ठ में अब विभाजन स्वतंत्र केंद्र की होता है। देखिए साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है कि पहले कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, लेकिन यहाँ पर आगे क्या होता है कि अब स्वतंत्र केंद्रक का विभाजन होता है। अब पहले कोशिका द्रव्य को, उसके बाद केंद्रक हो रहा है, जबकि उल्टा हो गया है। ठीक है, अनेक केंद्रक बनते हैं तथा सबसे अंत में कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। चलिए देखिए यहाँ फिर से कि बीजांडद्वारी कोष्ठ तथा निभागी प्रकोष्ठ में अब विभाजन स्वतंत्र केंद्र की होता है। जो स्वतंत्र केंद्र की होता है इसका विभाजन है ना, अनेक केंद्रक बनते हैं तथा सबसे अंत में कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। मतलब कोशिका भित्ति का निर्माण तो होता ही है, लास्ट में कोशिका भित्ति का निर्माण होता ही है। अर्थात यह प्रकार न्यूक्लियर भ्रूणपोष तथा कोशिकीय भ्रूणपोष का मध्यस्थ होता है। अभी न्यूक्लियर और पढ़ेंगे, कोशिकीय भ्रूणपोष है, और एक हम लोग न्यूक्लियर भ्रूणपोष पढ़े ना हम लोग, ठीक है, केंद्रीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष उसके मध्य है, इसलिए इसका नाम मध्यस्थ भ्रूणपोष है। ठीक है, हेलिबियल भ्रूणपोष है ना। तो चूंकि यहाँ एक बीजपत्री समूह, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, चलो लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक बीजपत्री समूह हेलोबियल के सदस्य मिलता है, इसलिए इसका नाम हेलोबियल भ्रूणपोष रखा गया है। ठीक है, रिपीट करके सुनेगा, क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया भ्रूणपोष का निर्माण और बहुत सारे क्रियाएं। आगे हम लोग पॉइंट चलते हैं, अनिषेक फलन। अनिषेक फलन, पार्थेनोकार्पी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है, पार्थेनोकार्पी क्या है। अनिषेक फलन बहुत कम आता है, पार्थेनोकार्पी ज़्यादा आता है। ठीक है, या पार्थेनोजेनेसिस ये ज़्यादा आता है ना। तो फल के विकास की वह प्रक्रिया, फल मतलब जो हम लोग खाते हैं मतलब समझ रहे हो ना। तो फल के विकास की वह प्रक्रिया जिसमें अंडाशय निषेचन की क्रिया के संपादन के बिना ही, जो अंडाशय है, ओवरी है, वही तो बनता है फल, है ना। कभी कभी ना अंडाशय के नीचे वाला भाग भी फल बन जाती है बहुत सारे फलों में। तो फल के विकास की वह क्रिया जिसमें अंडाशय निषेचन की क्रिया के संपादन के बिना ही फल में परिणत हो जाती है। मतलब जो अंडाशय उसमें ना फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती ही नहीं है, और बिना निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप ही फल का निर्माण हो जाता है, तो इसे पार्थेनोकार्पी कहते हैं। क्लियर हो गई बात कि फल के विकास की वह प्रक्रिया या वह क्रिया जिसमें अंडाशय निषेचन की क्रिया के संपादन के बिना ही फल में परिणत हो जाती है, पार्थेनोकार्पी कहलाती है, तथा ऐसे फल पार्थेनोकार्पी फल कहलाते हैं। ठीक है, ये पार्थेनोकार्पी कहलाते हैं। उसके बाद आएगा पार्थेनोकार्पी का अभिप्रेरण। अभिप्रेरण मतलब कैसे कर सकते हैं हम लोग, ऐसा कैसे हो सकता है ऐसे करके। ठीक है, तो बहुत सारे कृत्रिम साधन भी आ जाए हैं, ऑक्सीजन हार्मोन्स है और बहुत सारे अलग अलग हार्मोन्स के माध्यम से भी हम लोग फल का विकसित कर सकते हैं, पका सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी चलने वाले हैं पार्थेनोकार्पी के प्रकार। पहला प्रकार है फल में बीज की उपस्थिति के आधार पर। पार्थेनोकार्पी को हम लोग किसके आधार पर बांट सकते हैं, फल में बीज की उपस्थिति के आधार पर पार्थेनोकार्पी को बांटेंगे। तो पहला है बीज रहित, रहित मतलब जहाँ पर नहीं हो पार्थेनोकार्पी। तो निषेचन के अनुपस्थिति में फल के विकसित होने की वह क्रिया जिसमें उत्पन्न फल में बीज नहीं होता है, निषेचन भी नहीं होती है और बीज भी नहीं होता है, तो बीज रहित पार्थेनोकार्पी कहलाता है। चलिए जैसे कि केला, अब केला का एक्चुअली में जो केला ही फल है ना वही उसका बीज कहलाएगा, लेकिन एक्चुअली में अंदर में और कोई बीज ही नहीं रहता है। जो केला का फल होता है ऐसे, तो इसके अंदर में जो वाइट कलर का होता है वही एक्चुअली में इसका बीज है, लेकिन अलग से और कोई बीज नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं बीज रहित पार्थेनोकार्पी। ओके, चलिए तो ये बीज रहित पार्थेनोकार्पी हो गया। दूसरा आता है बीज युक्त पार्थेनोकार्पी, है ना। बीज युक्त तो निषेचन की अनुपस्थिति में फल के विकास की वह क्रिया जिसमें उत्पन्न फल में बीज विकसित होते हैं, बस उसमें क्या लिखना था, बीज विकसित नहीं होते हैं, इसमें बीज विकसित होते हैं, बीज युक्त पार्थेनोकार्पी कहलाते हैं। जैसे कि अंगूर है, नींबू है। क्लियर हो गया, ये 2 पॉइंट हो गया। किसका 2 पॉइंट है भाई, फल में बीज की उपस्थिति के आधार पर, फल में बीज की उपस्थिति के आधार पर। ठीक है, अब हम लोग दूसरा में चलते हैं। ठीक है, बीज युक्त पार्थेनोकार्पी ये भी हो गया क्लियर। पहला नंबर का किसके आधार पर बोले थे हम लोग, पहले किसके आधार पर बोले गए थे हम लोग, फल में बीज की उपस्थिति के आधार पर, और दूसरा आएगा विकास की प्रकृति के आधार पर। इसको मैं लिखा नहीं हूँ, आप लोग को सुनना है। विकास की
प्रकृति के आधार पर, विकास की प्रकृति के आधार पर उसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। प्राकृतिक पार्थिनोकार्पी, पहला पॉइंट क्या है? प्राकृतिक पार्थिनोकार्पी, और दूसरा आपका जाएगा अभिप्रेरित। हाँ, प्राकृतिक पार्थिनोकार्पी और अभिप्रेरित पार्थिनोकार्पी। ठीक है, तो इसका मैं परिभाषा दे रहा हूँ। पहले प्राकृतिक पार्थिनोकार्पी का दे रहा हूँ। हाँ, ठीक है, ध्यान सुनना कि यदि प्रकृति में होने वाले, वर्ड समझना कि प्रकृति में होने वाले या हो रहे प्राकृतिक कारकों के आधार पर, है ना, बात समझ रही है? प्रकृति में हो रहा है प्राकृतिक कारकों के उतार चढ़ाव, या प्रकृति में हो रहा है परिवर्तन या प्राकृतिक कारकों के उतार चढ़ाव। तो एकदम नॉर्मल क्या लिखना है कि प्रकृति में जो प्राकृतिक कारक है उस कारक के उतार चढ़ाव के फलस्वरूप निर्मित होने वाले पार्थिनोकार्पी को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक पार्थिनोकार्पी, है ना। दूसरा देखिए अभिप्रेरित पार्थिनोकार्पी, तो पादप हार्मोन्स के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले, पादप हार्मोन्स जैसे कि ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, बहुत सारे हार्मोन्स है ना, तो पादप हार्मोन्स के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले पार्थिनोकार्पी को अभिप्रेरित पार्थिनोकार्पी कहते हैं। क्लियर हो गई? इसको दो क्लास लिख लेना। अब हम चलते हैं पार्थिनोकार्पी की उपयोगिता महत्व। तो मांसल रसदार फलों की स्थिति में पार्थिनोकार्पी फल का खाद्य महत्व काफी बढ़ जाता है। इसको आप लोग पढ़ना है अपने हिसाब से, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ते रहिए, है ना। ये पार्थिनोकार्पी की उपयोगिता है। आगे का जो पॉइंट है वो है असंग जनन एवं बहुभ्रूणता, है ना। तो सबसे पहले है असंग जनन, असंग साहब नहीं होता है, असंग जनन, ठीक है। असंग जनन क्या है? एपोमिक्सिस, ठीक है। तो प्रजनन की वह विधि जिसमें निषेचन के बिना ही भ्रूण का निर्माण होता है। अब बताइए, निषेचन के बिना ही भ्रूण का निर्माण होता है। निषेचन क्या कहलाता है भाई? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया ही निषेचन कहलाती है। तो हम लोग कंप्लीट समझते ही हैं, बट यहाँ पर निषेचन के बिना ही किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है, जबकि अधिकतर भ्रूण का निर्माण ही होना जरूरी होता है। लेकिन कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं, देखिए असंग जनन। तो प्रजनन की वह विधि जिसमें निषेचन के बिना ही भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे असंग जनन कहते हैं। अब भ्रूण का निर्माण होता है बिना निषेचन के, इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रक्रियाएं आती हैं असंग जनन के अंतर्गत, है ना। तो असंग जनन के अंतर्गत हम लोग चलते हैं पहले अपस्थानिक भ्रूणता। किसमें चलते हैं? अपस्थानिक भ्रूणता। चलिए, तो प्रजनन का वह प्रकार जिसमें भ्रूण का निर्माण जाइगोट से ना होकर, अब जाइगोट से नहीं होगा तो भगवान जाने कहाँ से होगा, है ना। क्योंकि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन के प्रति जाइगोट होता है। भैया यहाँ तो संलयन होता ही नहीं है, निषेचन होते नहीं है, तो कहाँ से होगा? देखिए कहाँ से होगा। तो प्रजनन का वह प्रकार जिसमें भ्रूण का निर्माण जाइगोट से ना होकर सीधे, है ना, सीधे बीजांडकाय आप लोग जानते हैं, हम लोग बीजांड की संरचना पढ़ चुके हैं, आप चैनल में जाकर देखिए प्लेलिस्ट में। तो इसमें जाइगोट से ना होकर सीधे बीजांडकाय अथवा अध्यवरण की कोशिकाओं, अध्यवरण जानते हैं, जो बीजांड को ढका रहता है उसको बोलते हैं अध्यवरण। क्या बोलते हैं? अध्यवरण। तो प्रजनन का वह प्रकार जिसमें भ्रूण का निर्माण जाइगोट से ना होकर सीधे बीजांडकाय अथवा अध्यवरण की कोशिकाओं से होता है तो उससे अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं, ठीक है। और अपस्थानिक भ्रूणता आपके जानकारी के लिए हम बता दिया गया है कि अपस्थानिक भ्रूणता कहाँ से मिलता है? नींबू से, नींबू में देखने को मिलता है। नींबू मतलब जानते हो ही, लेमन। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं आगे। अपस्थानिक भ्रूणता क्लियर हो गया। आगे चलते हैं अनिषेक जनन। क्या हमें लिखने में दिक्कत होती है, इसलिए ना आज PDF वाला फाइल बना रहा हूं, है ना। तो प्रजनन का वह प्रकार जिसमें, है ना, अंड अर्थात मादा युग्मक
बिना निषेचन के ही, देखिए ये मादा युग्मक है, नर युग्मक, नर युग्मक मादा युग्मक से संलग्न तब निषेचन होती है, मतलब मादा युग्मक को निषेचित हो गए ऐसे बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जाता है कि प्रजनन की वह विधि, वह प्रकार जिसमें अंड अर्थात मादा युग्मक का बिना निषेचन के ही भ्रूण तथा नए पादप विकसित हो जाती है, तो यह प्रक्रिया अनिषेक जनन कहलाती है ना। जैसे कि सेब, अंगूर आदि में यहाँ देखने को मिलता है अनिषेक जनन। आता है अपयुग्मन या एपोगैमी, अपयुग्मन या क्या बोलेंगे एपोगैमी। देखिए यदि भ्रूण का विकास बीजांडकाय को एपोगैमी बोलेंगे ना, जब भ्रूण का विकास है यहां पर देखिए किसी भी कोशिका होता है, यहां पर थोड़ा कट गया क्या, इधर दिखते हैं ये, ठीक अब क्लियर हो गया। हाँ, यदि भ्रूण का विकास बीजांडकाय को छोड़कर, अब ये बीजांड क्या है, काय क्या है ना, इसलिए यहाँ पर हम लोग बीजांडकाय लिखे हैं जरूर, बट ना यहाँ पर जो अंडाशय है वहां पर ना अंडकोश होता है ना, ठीक है, वही अंडकोश से होता है। यहाँ पर बीजांडकाय की जगह आप लोग बीजांडकाय की जगह आप लोग अंडकोश ऐसे लिख देना, ठीक है। ठीक है। तो यदि भ्रूण का विकास अंडकोश को छोड़कर युग्मोद्भिद के किसी भी कोशिका से होता है तो उसे अपयुग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपयुग्मन कहते हैं, है ना। आ जाता है अप बीजाणुकता, एपोस्पोरी। तो जब द्विगुणित बीजांडकाय से, अच्छा बीजांडकाय ही है एक्चुअली में वो अंडकोश के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि अंडकोश जो बीजांड होता है मध्य में, उस बीजांड के अंदर जो आवरण होती है वो एक्चुअली वही कहलाता है ना। लेकिन आप लोग अंडकोश डाल देना यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। जब द्विगुणित बीजांडकाय से या किसी कोशिका से द्विगुणित भ्रूण कोश की उत्पत्ति होती है, द्विगुणित बीजांडकाय से ना, बीजांडकाय हम लोग पढ़ चुके हैं, वहाँ पर जो केंद्रक होती है द्विगुणित केंद्रक होती है, ठीक है। तो द्विगुणित बीजांडकाय से या अन्य कोशिका से द्विगुणित भ्रूण कोश की उत्पत्ति होती है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग अपबीजाणुकता कहते हैं, द्विगुणित बीजांडकाय से ना, ठीक है। ये नॉर्मल परिभाषा, इसको ज़्यादा क्लियर मत करिएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। द्विगुणित बीजाणुकता, ठीक है, द्विगुणित बीजाणुकता। तो इस विधि में द्विगुणित भ्रूण कोश, भ्रूण कोश गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही भ्रूण का निर्माण हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है तभी तो होता है क्रिया ना, लेकिन यहाँ पर नहीं होता है बोला जा रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो द्विगुणित बीजाणुकता, इस विधि में द्विगुणित भ्रूण कोश है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तो उसको बोलते हैं द्विगुणित बीजाणुकता, ठीक है। इसको छोड़िए, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। ये चलते हम लोग बहुभ्रूणता में। जी, तो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुभ्रूणता। लेकिन अभी इस जगह वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ। आप ध्यान सुनिए, बहुभ्रूणता क्या है ना। बहुभ्रूणता क्या है? तो एक ही बीज में एक युग्मनज से, एक ही बीज में एक ये युग्मनज है, एक ही युग्मनज से अनेक भ्रूण या अनेक युग्मनज से युग्मनज, ठीक है। तो एक ही बीज में एक युग्मनज से अनेक भ्रूण या अनेक युग्मनज के बनने की प्रक्रिया बहुभ्रूणता कहलाती है, ठीक है ना। तो बहुभ्रूणता सामान्यतः जो नग्न बीजी है ना, उसके सामान्य लक्षण है, नग्न बीजी, है ना। तो ये आप बहुभ्रूणता का परिभाषा लिख लीजिएगा, है ना। आगे हम लोग जो चलते हैं वो है